सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पेस जेन चंद्रयान 3 वेब सीरीज की पूरी स्टोरी को। और हमने एक ही वीडियो में सारे के सारे एपिसोड को एक साथ सिंपल और क्लियर तरीके से कवर किया है ताकि सब कुछ आसानी से समझ में आ पाए। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। वेब सीरीज की स्टार्टिंग एक बहुत ही बड़ी न्यूज से होती है जिसे पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ध्यान से देख रही होती है। लखनऊ, बेंगलुरु, पुणे से लेकर एशिया और यूनाइटेड स्टेट्स तक हर जगह बस इसी न्यूज पर सबकी नजर होती है। न्यूज में दिखाया जा रहा है 7 सितंबर 2019 का दिन इतिहास में लिखा जाएगा क्योंकि इस दिन विक्रम लैंडर अपना मिशन पूरा करने वाला है। इंडिया पहली बार चांद के सबसे ज्यादा मुश्किल एरिया लूनर साउथ पोल तक पहुंचने वाला है। सो गाइस, जो लैंडर यहाँ पर गया है उसका नाम विक्रम है। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए विक्रम लैंडर और लूनर साउथ पोल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। एक्चुअली विक्रम एक स्पेस व्हीकल है जो चांद पर सेफ लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। और रहा लूनर साउथ पोल, तो चांद का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हिस्सा है। यहाँ पर सनलाइट बहुत कम पहुंचती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है और सरफेस अनसेफ और रिस्की है। लेकिन इसी एरिया में वाटर आइस मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। मतलब ये है कि अगर लाइफ में कभी चांद पर इंसान गया तो उसके रहने लायक जगह यही होगी क्योंकि यहीं पर वाटर आइस मिलने के सबसे ज्यादा चांस है। और इसका मतलब है कि फ्यूचर मिशंस के लिए सबसे ज्यादा अहम है। साउथ पोल पहुंचने के लिए रेस में दुनिया के कई बड़े देश लगे हुए हैं। रसिया, चाइना, यूएस सब कोशिश में थे, लेकिन इंडिया सबसे पहले इस मिशन में आगे निकलता है। और आज ही वो दिन था जब इंडिया पहली बार चांद के सबसे मुश्किल एरिया लूनर साउथ पोल तक पहुंचने वाला था और यही न्यूज चारों तरफ फैली हुई थी। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है इसरो में। सो गाइज, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और यही इंडिया की मेन स्पेस एजेंसी है जो रॉकेट, सैटेलाइट और स्पेस मिशंस को प्लान और एग्जीक्यूट करती है। और यहाँ पर हमारा सीन जाता है राकेश मोंटी पर, जो कि इसरो के प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। कंट्रोल रूम में हर कोई स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठा है और तभी हम इसरो के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर मिस्टर मोहन गंभीर को देखते हैं, जो कि राकेश मोंटी से इसी मिशन के बारे में बात करता है। और अब चारों तरफ बस यही चर्चा चल रही होती है। उधर मोंटी भी अपनी पूरी टीम को गाइड कर रहा होता है। हर किसी से पूछता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है या फिर नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, सारी दुनिया की नजर इस मिशन पर है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। खैर, हमारा सीन शिफ्ट होता है यामिनी मुदालिर पर, जो कि इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। सो गाइस, प्रोजेक्ट डायरेक्टर वो होती है जो पूरे मिशन की टीम और काम को मैनेज करती है। अगर कुछ गलती होने की संभावना हो तो उसे पहले आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना उसकी का काम है। और अब नेविगेशन सिस्टम और अर्जुन वर्मा पर सीन फोकस करता है। अर्जुन वर्मा जो नेविगेशन सिस्टम के इंचार्ज है। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको नेविगेशन सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। नेविगेशन सिस्टम मिशन का जीपीएस है जो रॉकेट को सही दिशा और लोकेशन बताता है। अर्जुन की नजर लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी रहती है। लॉन्च से पहले जो पूरी दुनिया इस मिशन पर टकटकी लगाए देख रही है, वहीं पर वो थोड़ा सा नर्वस है। और अब अर्जुन को पता चलता है कि अदर कंट्रीज के हैकर्स विक्रम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो विक्रम पे कंट्रोल पा लेता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अब यहाँ पर इन लोगों की स्टेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। कंट्रोल रूम में हल्की राहत और खुशी का माहौल फैल जाता है। तो स्टेज फर्स्ट का मतलब होता है रॉकेट का पहला हिस्सा जो इसे लॉन्च के बाद सही डायरेक्शन और स्पीड देता है। स्टेज फर्स्ट कंप्लीट होने का मतलब है रॉकेट ने सक्सेसफुली अपना फेज पार कर लिया है और अब इसका अगला स्टेज स्टार्ट होता है जिसका काम है मून की तरफ फाइनल ट्रेजेक्टरी को ले जाना। थोड़ी देर के बाद स्क्रीन पर दिखता है कि स्टेज 2 भी कंप्लीट हो जाती है। कंट्रोल रूम में टीम हल्की राहत महसूस करती है, लेकिन सभी जानते हैं कि अभी सबसे मुश्किल फेज बाकी है, यानी कि फाइनल लैंडिंग स्टेज 3। और अब स्टेज 2 के कंप्लीट होने पे चारों तरफ सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं। कंट्रोल रूम में उत्साह का माहौल था। टीम एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रही थी और दुनिया के हर स्क्रीन पर यही खुशी झलक रही थी। और अब फाइनली स्टेज 3 स्टार्ट हो जाता है। सो गाइस, स्टेज 3 फाइनल फेज होता है जहां पर लैंडर अपने ऑर्बिटल स्पीड को कंट्रोल करके सेफली लैंड करने की तैयारी करता है। और यह बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि यहाँ सबसे मुश्किल हिस्सा आता है और कोई भी छोटी गलती मिशन को खतरे में डाल सकती है। और अब यहाँ पर कंट्रोल टीम में सभी स्क्रीन पर नजर टिकाए बैठे हैं। सबकी हार्ट बीट जैसे रुक गई है क्योंकि यहाँ पर अचानक सबको पता चलता है कि उनका विक्रम से कनेक्शन टूट गया है और स्क्रीन पर कोई अपडेट नहीं आ रही है। और इसका सीधा मतलब है कि विक्रम अंतरिक्ष में कहीं खो गया है और स्क्रीन पर कोई भी सिग्नल नहीं है और ना ही कोई अपडेट है। कंट्रोल रूम में पूरी तरह टेंस और डर का माहौल हो जाता है। हर कोई समझ नहीं पा रहा था कि विक्रम कहाँ पर है। और मीडिया के थ्रू ये सारी बात हर जगह फैल जाती है और यहाँ पर सभी लोग अर्जुन को ब्लेम ज्यादा करते हैं क्योंकि वही नेविगेशन सिस्टम का इंचार्ज था और कंप्यूटर स्क्रीन मॉनिटर कर रहा था। इसी टाइम हम अर्जुन को देख पाते हैं जो बहुत ही ज्यादा मायूस और
हताश होता है और इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि अर्जुन के पिता आर्मी में मेजर थे और वो देश की सेवा में लगे हुए थे और युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। एंड उसके पिता उसे बचपन से ही साइंटिस्ट बनने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। वो कहते थे युद्ध सिर्फ आर्मी का नहीं होता, स्पेस में भी युद्ध होता है जहाँ पर इंडिया का जीतना बेहद जरूरी है। और वो दिल से चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर एक बहुत ही सफल साइंटिस्ट बने और वो साइंस के द्वारा दुश्मन से लड़े। खैर इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर हम मोंटी सर को देखते हैं जो पूरी टीम की क्लास लेते हैं और अब वो पूरी टीम पर दबाव बनाते हैं कि विक्रम को ढूंढो, चाहे कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करके ढूंढो, वो स्पेस में कहाँ है पता लगाओ। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि इन लोग के पास सिर्फ 14 दिन है विक्रम को ढूंढने के लिए, क्योंकि इसके बाद मून का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा और विक्रम वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि विक्रम को लो टेम्परेचर के लिए डिजाइन नहीं किया गया था और इसीलिए जल्दी से जल्दी उससे उन लोगों को ढूंढना जरूरी है। और अगर इन 14 दिनों के अंदर ये विक्रम को नहीं ढूंढ पाते हैं तो सीधा मतलब है इनका मिशन पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। और अब यहाँ पर इनकी पूरी टीम मिशन पर लग जाती है, लैंडर से संपर्क बनाने की कोशिश करती है और अब ये सभी लोग कोशिश कर ही रहे होते हैं तभी अर्जुन के दिमाग में एक चीज आती है और वो यहाँ पर सबको बताता है कि विक्रम की शाइनी गोल्डन फॉइल जो उसे स्पेस में टेम्परेचर से बचा रही है, हम उसके थ्रू उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर वो अपने काम पे लग जाता है और सारी टीम उसकी हेल्प करती है और फाइनली इन लोगों को विक्रम की लोकेशन मिल जाती है। इसका सीधा मतलब था कि इन लोगों के पास जो 14 दिन थे उनमें से सिर्फ एक ही दिन बचा था इन लोगों के पास, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने आखिरकार विक्रम को ढूंढ लिया था और टीम में राहत और खुशी का माहौल था और चारों तरफ अब तालियां बजना स्टार्ट हो जाती है। खैर इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है जिसे मोंटी सर ने बुलाया था, क्योंकि उनसे सभी लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे और अब सभी लोगों के लिए वो खुशी से जवाब देते हैं कि उनको विक्रम का पता चल चुका है। और अब सभी टीवी कैमरे, पत्रकार और मीडिया सभी ये सुनकर राहत महसूस करते हैं। तभी अचानक सारी मीडिया के फोन पर एक मैसेज आता है और इस मैसेज के थ्रू ये पता चलता है कि ये लोग जिसे विक्रम समझ रहे थे वो सिर्फ उसका एक टुकड़ा था, यानी इसका सीधा मतलब है कि विक्रम स्पेस में क्रैश हो चुका है। और ये सुनकर सभी लोग शॉक और एकदम से दुखी हो जाते हैं। और तभी इन लोगों को न्यूज के जरिए पता चलता है, चैतन्य के कॉलेज स्टूडेंट सच्चिदानंद ने नासा की इमेज चेक करके ये रिवील किया है कि विक्रम असली नहीं था, वो सिर्फ उसका एक टुकड़ा था। और अब ये बात चारों तरफ फैल जाती है, इससे इसरो पर इंटरनेशनल प्रेशर आता है। तो यहाँ पर मोंटी सर गुस्से में आ जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि जो भी इसका जिम्मेदार है उसे ढूंढा जाएगा। वो इसका इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर रमैया को दे देते हैं। तो गाइस मैं आप सभी के लिए यहाँ पर डॉक्टर रमैया का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वो इसरो के सबसे ज्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने सालों तक भारत के कई स्पेस मिशन पर काम किया है। यहाँ पर मोंटी सर सारी जिम्मेदारी डॉक्टर रमैया को दे देते हैं एंड वो कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करो किसकी कमी की वजह से ये मिशन फेल हुआ है, और जिसकी वजह से भी ये हुआ है, चाहे वो अंदर का हो या फिर बाहर का, उससे सवाल किए जाएंगे और कड़ी सजा दी जाएगी। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब होती है स्टार्टिंग एपिसोड 2 की, जहाँ पर हमें स्टार्टिंग में डॉक्टर रमैया को दिखाया जाता है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। वो पूरी टीम से पूछताछ स्टार्ट कर देते हैं और हर एक मेंबर से उनके सीन और एक्टिविटी के बारे में डिटेल्स लेते हैं। डॉक्टर रमैया टीम से पूछताछ करने के बाद अर्जुन पर ब्लेम कर देते हैं, कहते हैं कि ये सब तुम्हारी अनरिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हुआ है। अर्जुन इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और बिना कुछ बोले ऑफिस से बाहर निकल जाता है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है एक सैटेलाइट पर और ये सैटेलाइट अमेरिका का होता है जो किसी वजह से टेक्निकल फेलियर की वजह से या फिर कह सकते हैं एक्सटर्नल वजह से फट गया था, यानी टूट गया था। और अब उसके पार्ट्स यानी कि डेब्री बोलते हैं टुकड़ों को, वो पूरे स्पेस में घूम रहे थे। गाइस यहाँ मैं आप सभी के लिए बता दूं ये डेब्री काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि अगर कोई दूसरा सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट उस टुकड़े से टकरा गया तो उसको बड़ा ही नुकसान भुगतना पड़ता है। और इसीलिए अमेरिका सारी की सारी स्पेस एजेंसियों को अलर्ट कर देता है और अब सभी एजेंसियां अपने अपने सैटेलाइट को बचाने की कोशिश करती हैं। और अब जैसे इन्फॉर्मेशन इंडिया को मिलती है, अर्जुन को तुरंत इसरो बुलाया जाता है। अब सारी टीम के साथ अर्जुन तुरंत वहां पर पहुंचता है और उसे बताया जाता है कि अमेरिकन सैटेलाइट किसी वजह से क्रैश हो गया है और उसका डेब्री यानी कचरा हमारे सैटेलाइट यानी इंडिया का सैटेलाइट रुकमणी जो कि नेवी का सैटेलाइट है उसके रास्ते में आ रहा है। और अब इन लोगों को कैसे भी करके इंडिया के सैटेलाइट रुकमणी को उस डेब्री से बचाना था और अब ये लोग तुरंत ही इस काम पर लग जाते हैं। और अब अर्जुन तुरंत अपने सैटेलाइट रुकमणी को बचाने के काम में लग जाता है, लेकिन तभी उसकी सीनियर साइंटिस्ट आती है और कहती है हम ये काम किसी और से करवा लेंगे। एक्चुअली अर्जुन इस काम को करते करते काफी ज्यादा पैनिक कर रहा था, क्योंकि चंद्रयान 2 के फेलियर की वजह से वो मानसिक तौर पर काफी ज्यादा परेशान था। खैर अब अर्जुन यहाँ पर काफी ज्यादा हर्ट होता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अगले सीन में मिस्टर मोहंटी को दिखाया जाता है जो रमैया से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि डॉक्टर शंकरन कुछ ही दिन में रिटायर हो रहे हैं और अब वो चाहता है कि रमैया इसरो के नए चीफ बने, लेकिन रमैया यहाँ पर इसरो के चीफ बनने से मना कर देते हैं। खैर उसके बाद हम देखते हैं न्यूज चैनल्स लगातार इसी खबर को कवर कर रहे थे। टीवी पर बार बार बस यही दिखाया जा रहा था कि इसरो ने चंद्रयान 2 के फेलियर पर अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। बाकी देश स्पेस रेस में जिस तरह आगे बढ़ रहे थे, इसरो अभी तक वहीं पर अटका हुआ है। और ये सुनकर मोंटी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। मोंटी यहाँ पर रमैया से कहता है आपको मुझे चंद्रयान 2 के फेलियर की पूरी रिपोर्ट बनाकर देनी होगी और इसके साथ ही नई टीम भी बनानी होगी जो चंद्रयान 3 के लिए काम करेगी। वो कहते हैं चंद्रयान 2 में जो लोग सही नहीं थे उन्हें चंद्रयान 3 की टीम की लिस्ट से हटा दीजिए। देन हम
देखते हैं रमैया अर्जुन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे काफी ताने मारता है। वो अर्जुन से कहता है तुमने अच्छे से छानबीन नहीं की, तुमने केवल एक टुकड़े को ही विक्रम मान लिया, उसके बारे में ध्यान नहीं दिया। ये कैसे हुआ, ये तुमने नोट क्यों नहीं किया। अर्जुन को इस तरह काफी डांट पड़ती है। रमैया काफी सख्त और सीधे तरीके से उसे समझाते हैं एंड वो उससे कहते हैं ये साइंस है, साइंस होप से नहीं बल्कि फैक्ट से चलता है। अब इसकी वजह से अर्जुन मानसिक रूप से काफी डिप्रेशन में आ जाता है। देन अर्जुन के पास एक मैसेज आता है। दरअसल जिस नेवी वाले सैटेलाइट रुकमणी को बचाने के लिए पहले दूसरा साइंटिस्ट टीम में लगाया गया था, वो ये काम पूरा नहीं कर पाया और अब मजबूरी में टीम को दोबारा अर्जुन को बुलाना पड़ता है ताकि वही इस काम को संभाले और डेब्री से सैटेलाइट को बचा सके। और अब अर्जुन गहरी सांस लेता है और लगातार कंप्यूटर स्क्रीन के सामने पूरी टीम के साथ काम करना स्टार्ट कर देता है। काफी मेहनत और फोकस के बाद फाइनली वो इंडिया का सैटेलाइट रुकमणी को उस खतरनाक डेब्री से बचा लेता है और इस सफलता के बाद सारी टीम उसके लिए क्लैपिंग करती है। सीन जाता है डॉक्टर रमैया के ऑफिस में, जहाँ पर वो चंद्रयान 3 के लिए नई टीम की लिस्ट बना रहे होते हैं और इस लिस्ट में से वो अर्जुन का नाम हटा देते हैं। देन वो इस फाइल को यामिनी के ऑफिस में उसकी टेबल पर रखकर चले जाते हैं। उधर अर्जुन उस सैटेलाइट रुकमणी को बचाने वाली फाइल रखने यामिनी के ऑफिस जाता है, जहाँ उसे चंद्रयान 3 की टीम की फाइल मिल जाती है और जैसे वो इसे देखता है तो उसमें उसका नाम नहीं था और ये देखकर अर्जुन बहुत ज्यादा उदास और डिप्रेशन में चला जाता है। इसके बाद यामिनी रमैया से मिलती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अर्जुन बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, उसे लिस्ट से निकालना सही नहीं था, पर रमैया यामिनी सी बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता और माहौल साइलेंस में बना रहता है। इसके बाद रमैया अपने ऑफिस लौटता है और चंद्रयान 3 की टीम की लिस्ट में दोबारा अर्जुन का नाम डाल देता है और फिर वो मोंटी को कॉल करता है और कहता है मैं इसरो का चीफ बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी टीम नहीं बदलेगी। जो चंद्रयान 2 में थी वही चंद्रयान 3 में रहेगी और इसी बेस पर मैं चीफ बनने के लिए रेडी हूँ। दूसरी तरफ यामिनी के फोन पर एक मैसेज आता है और ये मैसेज अर्जुन का होता है। एक्चुअली वो इसरो से रिजाइन कर रहा था और यही सब उसने मैसेज में लिखकर उसे भेजा था। और अब माहौल अचानक बदल जाता है। टीवी और न्यूज चैनलों के जरिए सबको पता चलता है कि रूस ने लूना 25 मिशन की घोषणा कर दी है। सो गाइस, लूना 25 रूस का मून मिशन है जिसका मकसद चांद के साउथ पोल पर लैंड करना है। न्यूज में खबर चल रही होती है कि स्पेस रेस फिर से तेज हो चुकी है और अब अगर इंडिया पीछे रहा तो चांद पर अगला बड़ा कदम कोई और देश उठा लेगा। न्यूज में क्लियर था कि सभी कंट्रीज ने अपने मून मिशन की लॉन्च डेट फिक्स कर ली थी सिवाय भारत के, और इसी वजह से इंडिया में न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर बस यही ट्रेंड कर रहा था कि भारत का अगला मून मिशन कब रेडी होगा, यानी कि चंद्रयान 3। और इसी टेंशन और सवालों के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है और अब स्टार्टिंग होती है एपिसोड 3 की। स्टार्टिंग में हमको चंद्रयान 3 के सिमुलेशन टेस्ट डे को दिखाया जाता है। सो गाइस, सिमुलेशन का मतलब होता है रियल लॉन्च से पहले कंप्यूटर और कंट्रोल रूम में पूरे मिशन को पहले से ही चलाकर देखा जाता है, यानी यहाँ पर पूरा प्रोसेस देखा जाता है। लैंडिंग, स्पीड, फ्यूल, सिग्नल सब कुछ ऐसे टेस्ट किए जाते हैं जैसे सैटेलाइट सच में चांद पर जा रहा हो। और इस टेस्ट का मकसद यही होता है कि लॉन्च से पहले हर गलती पकड़ ली जाए ताकि असली मिशन में कोई भी रिस्क ना रहे। एंड मोंटी यहाँ पर सबसे कहता है अगर हमारा सिमुलेशन टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर से फंड को लेकर बात करेगा और इन्हें केवल 70 करोड़ तक का फंड मिल सकता था चंद्रयान 3 के लिए। देन सिमुलेशन टेस्ट को स्टार्ट कर दिया जाता है। सभी लोगों की नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक जाती है। हर कोई बस यही चाहता था कि किसी भी तरह ये सिमुलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये सिमुलेशन फेल हो जाता है। कंट्रोल रूम में अचानक सन्नाटा छा जाता है और अब समझ जाते हैं कि चंद्रयान 3 के लिए रास्ता अभी भी आसान नहीं है। यामिनी सबको बताती है चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद जो चेंजेस किए गए थे उनकी वजह से चंद्रयान 3 का वेट काफी बढ़ गया है और इसी बढ़े हुए वेट की वजह से सिमुलेशन ठीक से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और बार बार टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। और अब मोंटी इस बात पर काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। वो सबको सुनाते हुए कहते हैं चंद्रयान 3 के मॉडल के लिए 75 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई है और ये फंड तभी अप्रूव होगा जब सिमुलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। और इतना कहकर वो वहां से निकल जाते हैं। हमारा सीन अर्जुन पर जाता है जो काफी ज्यादा अपसेट होता है। तभी उसकी वाइफ आती है और उसे काफी समझाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा नाम चंद्रयान 3 की टीम में है, वो गलती से ऐसा हो गया था, इस बात को भूल जाओ, दोबारा से इसरो को ज्वाइन कर लो। वो कहती है कि बार बार यामिनी मैम की कॉल आ रहे हैं और वो अपने पति का काफी जोश बढ़ाती है, जिस पर फाइनली अर्जुन मान जाता है। उसके बाद सीन फिर से उसी रूम में शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है 11 दिन बीत जाते हैं लेकिन सिमुलेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाता और इस वजह से पूरी टीम काफी ज्यादा परेशान और टेंशन में आ जाती है क्योंकि समय निकलता जा रहा होता है और सोल्यूशन अभी भी नहीं मिल रहा था। और अब यामिनी काफी परेशान होती है। वो बार बार अर्जुन को कॉल करती है और उसे इसरो बुलाती है। वो अर्जुन को बताती है कि टीम को उसकी जरूरत है और सिमुलेशन से जुड़ी सारी प्रॉब्लम उसके सामने रखती है। आखिरकार अर्जुन फाइनल तौर पर मान जाता है और दोबारा इसरो ज्वाइन कर लेता है। देन हम देखते हैं फाइनली मीटिंग वाला दिन आ जाता है और ये दिन होता है रिव्यू मीटिंग का, जहाँ पर सभी लोग बैठकर ये डिसाइड करेंगे 70 करोड़ के बजट में चंद्रयान 3 मिशन आगे कैसे बढ़ सकेगा या फिर नहीं। लेकिन इस बजट की मात्रा टीम के लिए काफी नहीं थी और इसलिए चंद्रयान 3 की टीम से प्रज्ञान ग्रोवर को हटाने का डिसाइड किया जाता है। तो गाइस, मैं आप सभी के लिए थोड़ा सा प्रज्ञान ग्रोवर के बारे में बता देना चाहती हूँ। एक्चुअली ये सभी लोग चंद्रयान 3 से प्रज्ञान ग्रोवर को नहीं हटाना
बनाना चाहते थे, क्योंकि ये लैंडर मॉड्यूल का हिस्सा है जो चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग के लिए बनाया गया है। इसका काम है डेटा कलेक्ट करना, जैसे चंद्रमा की मिट्टी, पानी के रिसोर्सेज और मिनरल्स, और ये सैटेलाइट और कंट्रोल रूम के बीच कम्युनिकेशन भी संभालता है। लेकिन इसे हटाने से इनका बजट कंप्लीट हो रहा था और चंद्रयान 3 में 600 किलो वजन भी कम हो रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी इन्हें ये सब करना पड़ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर यामिनी आ जाती है और टीम को वहीं पर रोक देती है। वो कहती है प्रज्ञान ग्रोवर को हटाने की कोई जरूरत नहीं है, हम 5 इंजन की जगह केवल 4 इंजन यूज करेंगे और 1 इंजन हटा देंगे, जिससे लगभग 500 किलो वजन कम हो जाएगा। लेकिन अभी भी वजन काफी ज्यादा था। तभी यहाँ पर अर्जुन आता है और वो कहता है हम चंद्रयान 3 का डिजाइन ही चेंज कर देंगे। और वो टीम के सामने एक नया रॉकेट डिजाइन पेश करता है जो बाकी देशों के मिशन में इस्तेमाल हो रहा था। मॉडल और डिजाइन चेंज करने से उसका वजन ऑलरेडी काफी ज्यादा कम हो रहा था और अब ये स्मार्ट प्लान सबको काफी पसंद आता है। अब यहाँ पर इनका डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। देन हम रमैया को देखते हैं जो जोश और विश्वास के साथ कहता है मेरी टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट टीम है, ये हर डिस्कवरी पर भरोसा करती है और उसे हासिल भी कर सकती है। और यहाँ पर सभी लोग क्लैपिंग करते हैं कि अब उन्होंने 70 करोड़ के बजट में चंद्रयान 3 को कंप्लीट कर लिया था। देन तभी यहाँ पर न्यूज में दिखाया जाता है कि कोरोना फैल चुका है और इसी के चलते लॉकडाउन लग चुका है और अब माहौल एकदम सीरियस और टेंशन से भर जाता है और अब इसरो का ऑफिस लॉकडाउन और कोरोना के चलते क्लोज कर दिया जाता है और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब स्टार्टिंग होती है एपिसोड 4 की। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कोरोना के चलते इंटरनेशनल शिपिंग बंद हो चुकी है। इसरो ऑफिस में सन्नाटा छाया हुआ है, इसरो पर ताला लगा हुआ है और वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। पर हम देखते हैं इसरो की सीढ़ियों पर बैठकर यामिनी और रमैया आपस में बात करते हैं। रमैया यामिनी से कहता है कि कोरोना के चलते कोई भी कंट्री हमें चंद्रयान 3 के पार्ट्स को सप्लाई देने के लिए तैयार नहीं है। सो गाइज यहाँ मैं आप सभी के लिए बता दूं अब तक जितने भी स्पेस मिशन हुए थे उन सब में विदेशी पार्ट्सों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत से पार्ट्स ऐसे थे जो इंडिया में बनते ही नहीं थे और उन्हें अदर कंट्री से मंगवाया जाता था, लेकिन अब कोरोना के चलते वो पार्ट देने के लिए मना कर देते हैं। और अब यामिनी रमैया से कहती है रशिया ऑलरेडी अपने लूना मिशन पर काम कर रहा है और हम लोग यहाँ हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। देन इसके बाद रमैया मोहन जी से मिलने उनकी ऑफिस में जाता है और अब मोहन जी कहते हैं जब तक इंटरनेशनल रूट्स नहीं खुलेंगे कोई भी देश हमें पार्ट्स देने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पर यामिनी कहती है कि हम दूसरे देशों से पार्ट्स क्यों मंगवाएं, मेक इन इंडिया। इस पर मोंटी कहते हैं कि अगर हम सब कुछ बना पाते तो अब तक बना लिए होते। जिस पर रमैया कहता है कुछ महीनों के बाद हमारा एक GSLV रॉकेट लॉन्च है और हम उस रॉकेट के लिए हमेशा से कुछ पार्ट्स बाहर के देशों से मंगवाते हैं, लेकिन इस बार अपने ही बनाए हुए पार्ट्स को यूज करके ट्राई करेंगे। एंड वो आगे कहते हैं जो भी इंडस्ट्री हमें GSLV रॉकेट के पार्ट्स बनाकर देगी और अगर वो काम कर जाते हैं तो हम फिर उन्हीं से चंद्रयान 3 के लिए भी पार्ट्स बनवाने के बारे में सोच सकते हैं। और अब फिर क्या था, मोहंती और रमैया इंडियन सप्लायर्स के पास जगह जगह जाते हैं, लेकिन कोई भी इंडियन सप्लायर पार्ट्स बनाने के लिए रेडी नहीं होता क्योंकि पार्ट्स बहुत महंगे थे और बजट में बनाना मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इसरो ऑफिस भी ओपन हो जाता है और कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी लोग अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। और अब अर्जुन अपनी टेबल पर बैठकर लैंडिंग प्रोग्राम टेस्ट कर रहा था, लेकिन हर बार उसका प्रोग्राम फेल हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा लैंडिंग प्रोग्राम के बारे में मैं आप सभी के लिए बताती हूँ। लैंडिंग प्रोग्राम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंट्रोल सिस्टम होता है जो सैटेलाइट या लैंडर को चंद्रमा पर सुरक्षित उतारने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये हर चीज को कंट्रोल करता है। अगर सरल शब्दों में मैं कहूँ तो लैंडर का स्मार्ट ब्रेन जो चंद्रमा पर उतारने की हर छोटी बड़ी डिटेल खुद संभालता है। चलिए अब आते हैं अपनी स्टोरी लाइन पर। यहाँ पर अर्जुन बार बार ट्राई करता है लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती, जिसकी वजह से अर्जुन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो फिर उसे एक आइडिया आता है। जिस जगह पर वो चंद्रयान 3 को उतार रहा था उस सर्कल का डायमीटर बढ़ा देता है और इस बार सिमुलेशन क्लियर हो जाता है और अर्जुन और बाकी टीम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब यहाँ पर ये सभी लोग यही सोचते हैं कि ऐसा उन्होंने चंद्रयान 2 के टाइम पर क्यों नहीं किया। और वहीं दूसरी तरफ मोहंती और रमैया पूरे देश में हर स्टेट में घूमने के बाद फाइनली उन्हें एक बिजनेसमैन मिलता है जो पार्ट्स बनाकर देने के लिए रेडी हो जाता है। और इस बिजनेसमैन का नाम होता है आकाश भूटानी जो फाउंडर ऑफ CEO है कंपनी स्पेस बार के। और ऐसे ही मेहनत करते करते काफी दिन बीत जाते हैं तो फाइनली वो दिन आ जाता है जब GSLV रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा था और इसके अंदर भारत द्वारा बनाए गए पार्ट्स का यूज किया जा रहा था। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसरो बेस देश को एक बड़ा तोहफा दे रहा था। इसरो अंतरिक्ष में अब तक का सबसे बड़ा और ताकतवर सैटेलाइट COS भी भेज रहा था और ये लॉन्च हो रहा था श्रीहरिकोटा से। सभी लोग बहुत खुश और उत्साहित थे और अगस्त 2021 को फाइनली रॉकेट लॉन्च किया जाता है। सभी की नजरें रॉकेट और न्यूज चैनलों पर टिकी हुई थी। पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाए। बच्चे, बुजुर्ग और हर नागरिक
इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए एक साथ थे। सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए सच बता रही हूँ, जब आप इस वेब सीरीज को देखोगे और ये वाली सीन आप देखोगे ना, तो सच में आप भी एक्साइटेड हो जाओगे। खैर, यहाँ पर फाइनली रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है और सभी लोग बेहद खुश और उत्साहित हो जाते हैं। चारों तरफ तालियां गूंज उठती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में सभी की खुशी धीरे धीरे दुख में बदल जाती है, क्योंकि थोड़ी दूर जाने के बाद रॉकेट में विस्फोट हो जाता है और इस हादसे में सभी की उम्मीदें धरी की धरी रह जाती है। देन हम देखते हैं सारी मीडिया इसरो के पीछे पड़ जाती है। उनका कहना था कि अगर हम भारत में GSLV रॉकेट खुद नहीं बना पा रहे हैं तो चांद पर कैसे पहुंच सकते हैं। और अब बिजनेसमैन आकाश भूटानी मीडिया के सामने कहता है, इतने कम बजट में इतने अच्छे पार्ट्स हम कहां से बना सकते हैं, और वो सारा ब्लेम इसरो पर डाल देता है। लेकिन इसरो को बचाता है मोहंती, और यहाँ पर मोहंती पूरे मीडिया के सामने पूरे जोश में बताता है। वो कहता है, जब भी हमारे देश को इसरो की जरूरत पड़ी है, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। कोरोना के टाइम में 11 टन लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई की है। वायरस का स्प्रेड ट्रैक करना हो या क्वारंटीन जोन मैनेज करना हो, सरकार ने इसरो के बनाए हुए निरोग सेकु ऐप का इस्तेमाल किया। इसलिए इसरो का सक्सेस पैरामीटर केवल सफल लॉन्च की संख्या से नहीं है, बल्कि बचाई गई जिंदगियों की संख्या से तय होता है। वो कहता है, इसरो का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और अब सभी लोग मोहंती की बात सुनकर तालियां बजाते हैं और बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि मोहंती पूरे जोश के साथ सबका मुंह चुप करा देता है। हम देखते हैं मोहंती और रमैया रतन टाटा से मिलने के लिए मुंबई जाते हैं। यहाँ पर रतन टाटा कहते हैं, इसरो एक अदृश्य हाथ है जो भारत की प्रगति को संभाले हुए है। मैं भले एक बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन जब भी देश को मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और इस बार यहाँ पर रतन टाटा इसरो की हेल्प करते हैं फंड्स को लेकर। अब इसके बाद भारत की बहुत सारी कंपनियां इसरो से कांटेक्ट करती हैं कि वो चंद्रयान 3 बनाने में मदद करेंगी। अब रमैया और मोहंती कई सारी मीटिंग्स करते हैं और सभी कंपनियों के साथ डिटेल फाइनल कर देते हैं। फाइनली मेड इन इंडिया चंद्रयान 3 पूरी तरह भारत में बनकर रेडी हो जाता है, सिर्फ भारत के बनाए हुए पार्ट्स से। और अब जनवरी 2023 का दिन आता है और अर्जुन दिन रात अपने ऑफिस में काम कर रहा था। रात में भी वो सुकून से नहीं रह रहा था, क्योंकि वो किसी भी तरीके से इस मिशन को सफल बनाने में पूरी तरीके से लगा हुआ था। खैर, काम करते करते फाइनली वो दिन आता है, यानी 14 जुलाई 2023। आज ही के दिन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा और निरीक्षण कक्ष में सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सारे नेता, वैज्ञानिक, अधिकारी और पूरा देश, सबकी नजरें केवल इसी मिशन पर टिकी हुई थी। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर टीवी चैनल पर बस इस ऐतिहासिक पल को कवर किया जा रहा था, क्योंकि आज इस मिशन के साथ साथ चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली टीम भारत बनने जा रहा था। और अब यहाँ पर लॉन्च स्टार्ट हो जाता है। यामिनी काउंटिंग स्टार्ट कर देती है, 5, 4, 3, और तभी अचानक से उसके पास अर्जुन का कॉल आता है और वो यामिनी को तुरंत लॉन्चिंग रोकने के लिए कहता है। ये सुनकर यामिनी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। उसकी घबराहट और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, स्टार्टिंग होती है इस वेब सीरीज के लास्ट और फाइनल एपिसोड की। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है। यामिनी ने चंद्रयान 3 का लॉन्च स्टॉप कर दिया था। मीडिया फिर से एक्टिव हो जाता है। चंद्रयान 2 की फेलियर को याद दिलाया जाता है। कहा जाता है कि अब चंद्रयान 3 का मौका भी निकल गया और शायद चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने की रेस में भारत पीछे रह जाएगा। असल में अर्जुन ने ये लॉन्च इसलिए रुकवाया था क्योंकि चंद्रयान 3 के रास्ते में पहले जो टूटा हुआ सैटेलाइट था उसका डेब्रिज फ्लाइट पाथ में आ रहा था। अगर लॉन्च होता तो मिशन रिस्क में चला जाता, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में डेब्रिज क्लियर हो जाता है और कंट्रोल रूम में राहत की सांस ली जाती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और फिर यामिनी दोबारा लॉन्च स्टार्ट कर देती है और इस बार रॉकेट सक्सेसफुली उड़ता है। चारों तरफ तालियां गूंजती हैं, लोग बेहद खुश होते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल बन जाता है। हर भारतीय की आंखों में गर्व और चेहरे पर मुस्कान होती है। और अब सीन शिफ्ट होता है चंद्रयान 3 पर, जो पिछले 14 दिनों में स्पेस में सफर कर चुका है और अब मिशन में सबसे ज्यादा क्रिटिकल फेज है लैंडिंग फेज। यहाँ पर सब लोग वेट करते हैं 23 अगस्त के दिन का, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 फाइनली लैंड करने वाला था चंद्रमा पर। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है मोंटी पर। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर का कॉल आता है। प्रधानमंत्री उसे बताते हैं रूस कल अपना लूना मिशन लॉन्च कर रहा है और वो इंडिया से 2 दिन पहले चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि भारत का फर्स्ट रेस में लीड रहना मुश्किल हो जाएगा। और मोंटी तुरंत रमैया को कॉल करता है और पूरी जानकारी शेयर करता है। इसके बाद यामिनी को कॉल किया जाता है और उसे भी सारी चीजें बताई जाती है। मतलब सीधा था कि अगर इनको चंद्रमा पर सबसे पहले लैंड करना है तो 13 दिन की बजाय केवल 10 दिन में ही करना होगा, यानी रसिया से पहले। और उधर न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग खबर चलने लगती है कि रूस ने 10 अगस्त 2023 को अपना लूना 25 लॉन्च कर दिया है। हालांकि उन्होंने इंडिया के बाद लॉन्च किया है, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि वो इंडिया से 2 दिन पहले चंद्रमा पर पहुंच जाएगा और अब ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। खैर, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इसरो कंट्रोल रूम पर। सारे साइंटिस्ट बड़ी स्क्रीन पर चंद्रयान 3 की ट्रैजेक्टरी मॉनिटर कर रहे थे। तभी उनकी नजरें एकदम टाइट हो जाती हैं। स्क्रीन पर बिल्कुल साफ दिखता है चंद्रयान 3 अपने रास्ते पर है, लेकिन पीछे से रूस का लूना 25 भी उसी ओर बढ़ रहा है। रमैया अर्जुन से कहता है तुम ये कर सकते हो। अर्जुन कहता है आप चाहते हो कि मैं लैंडिंग प्रोग्राम को यहीं से चेंज कर दूं? रमैया जवाब देता है हाँ, ये रिस्की है लेकिन तुम कर सकते हो। फिर पूरी टीम फुल जोश और फोकस के साथ सिमुलेशन रन करने लग जाती है।
हर कोई सोच रहा है कि किसी भी हाल में मिशन को कंप्लीट करना ही होगा। उधर मोहन टी रमैया को कॉल करके कहता है कुछ भी करो कैसे भी करो, लूनर साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बनना चाहिए। उधर न्यूज चल रही होती है पैसे और ईंधन बचाने के चक्कर में चंद्रयान 3 ने ज्यादा समय लिया। चारों तरफ से प्रेशर बढ़ रहा था। मोहंती और पूरी इसरो टीम पर भारी दबाव था। उधर पूरी साइंटिस्ट टीम अपने काम में लगी हुई थी। अर्जुन दिन रात मेहनत कर रहा था। दिन बीते गए और रूस का लूना 25 इंडिया के चंद्रयान 3 को पीछे छोड़ देता है। मतलब इंडिया का मिशन 5 दिन बाद और रूस का 3 दिन बाद लैंड होने वाला था। फिर आता है 19 अगस्त 2023। चंद्रयान 3 को लैंड करने में 4 दिन और रूस को 2 दिन बचे थे। अर्जुन लैंडिंग प्रोग्राम में बदलाव करने वाला होता है, लेकिन तभी खबर आती है कि रूस का लूना 25 तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से क्रैश हो गया। और अब यहाँ पर कंट्रोल रूम में एकदम शॉक्ड रह जाते हैं सभी लोग। हालांकि उन सभी को थोड़ी बहुत खुशी भी हो रही थी। अब सभी की नजरें चंद्रयान 3 पर टिकी होती हैं। हर तरफ खुशी थी, दूसरी तरफ डर भी था। अगर रूस का लूना फेल हो गया तो हमारी लैंडिंग सुरक्षित होगी या फिर नहीं। और अर्जुन को यहाँ पर बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती है। वो दिन रात अपने काम में लगा रहता है एंड वो रात को अपने ऑफिस में अपने पीसी में सर्च करता है लूना 25 क्रैश क्यों हुआ। उसे पता चलता है कि सिग्नल मिलना बंद हो गया था, किसी ने उसे हैक कर लिया था। और तभी उसे याद आता है कि चंद्रयान 2 के समय भी ऐसा ही हुआ था। खैर अब अर्जुन अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ देखता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब वो उसने यहाँ पर क्या किया था ये हमको नहीं बताया जाता। एक्चुअली ये हमें आगे पता चलेगा। फिर वो दिन आता है जब फाइनली चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करने वाला था। न्यूज में खबर चारों तरफ, ऑफिस फुल और सभी लोग इकट्ठा होकर देख रहे थे। यहाँ पर स्टेज 1 क्लियर हो चुकी थी और अब स्टेज 2 स्टार्ट हो जाती है। स्टेज 2 भी क्लियर हो जाती है, चारों तरफ तालियां बजती हैं। अब तीसरा स्टेज शुरू होता है। यामिनी के पास एक साइंटिस्ट आता है और वो उसे बताता है अर्जुन ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चेंज कर दिए हैं। यामिनी गुस्से में आ जाती है और वो अर्जुन पे चिल्लाती है ये क्या किया तुमने, लास्ट मिनट पर किसी को बिना बताए तुमने ऐसा क्यों किया। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली उस रात अर्जुन ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर यही सब किया था। उसने चुपचाप सब कुछ बदल दिया था और किसी से परमिशन भी नहीं ली थी, जिस पर यामिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। और रमैया यहाँ पर अभी के लिए इस बात को टाल देते हैं। वो कहते हैं इसको बाद में देखेंगे। अब सभी का ध्यान था स्टेज 3 पर और स्टेज 3 भी अब क्लियर हो जाता है। धड़कनें तेज हो गई, काउंटेशन 0 5 4 3 1 0 और ढेर सारी मेहनत और उम्मीद के बाद चंद्रयान 3 साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड कर जाता है। चारों तरफ क्लैपिंग और जयकारे गूंजने लगते हैं। टीम और देशवासियों के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ दिखाई देता है। और फाइनली भारत ऐसा देश बन जाता है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे पहले लैंडिंग की और वो भी 100% मेड इन इंडिया, सारे पार्ट्स अपने बनाए हुए। रमैया अर्जुन की पीठ थपथपाते हैं और यामिनी उसे सॉरी बोलती है और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस ये वेब सीरीज बहुत ही शानदार है, एक बार जरूर देखिएगा। और आपको ये कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।